जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है स्टडी विद तन्नू में। आज के क्लास में हम लोग एनसीईआरटी कक्षा 6 का चैप्टर 5 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, कि पृथ्वी के कौन कौन से परिमंडल है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि परिमंडल होता क्या है। तो परिमंडल का मतलब है पृथ्वी को घेरा हुआ, पृथ्वी को चारों ओर से घेरा हुआ, चाहे वो मानव हो या भूमि हो, जल हो, हवा हो, ये सभी क्या है, पृथ्वी को घेरे हुए हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं परिमंडल। और परिमंडल की मुख्य रूप से 4 प्रकार हैं: जैवमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल और जलमंडल। तो चलिए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि आप पहले ही अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जहां जीवन संभव है। तो अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों कि सौर मंडल में टोटल 8 ग्रह हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इसमें से पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिसमें क्या होता है कि जीवन संभव है, और बाकी ग्रहों में ऐसा नहीं है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल, हवा पृथ्वी पर मौजूद है। तो मानव को जीवित रहने के लिए या जीवों को जीवित रहने के लिए मुख्य रूप से क्या चाहिए? तो भूमि, जल, वायु और भोजन। तो ये सब हमें कहाँ प्राप्त होता है? तो पृथ्वी में प्राप्त होता है। तो पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिसमें कि जीवन संभव है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे उसे भूमंडल कहते हैं। तो पृथ्वी का मुख्य रूप से 3 घटक होते हैं। तो पहला है भूमंडल, जो कि पृथ्वी का ठोस भाग है जिसमें हम लोग रहते हैं। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? वायुमंडल बोलते हैं। तो गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरी हुई, उसको क्या बोलेंगे? वायुमंडल। जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती है। जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरे गैसें पाई जाती है। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जलमंडल। और यही सभी भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल को मिला के क्या बनता है? जैवमंडल बनता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल तथा जलवाष्प सम्मिलित है। तो जल के मुख्य 3 रूप होते हैं: बर्फ के रूप में ठोस, और जल, द्रव्य, और फिर जलवाष्प यानी कि गैस रूप में। वायुमंडल का मतलब है जो पृथ्वी के चारों ओर गैसों से घिरा हुआ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वायुमंडल, जिसमें अनेक प्रकार की गैस होती है: ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद और भी बहुत गैस है इसके अलावा। जैवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहां सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। तो ये तीनों को मिला के क्या बनता है? जैवमंडल। जैवमंडल का मतलब है जहां जल, स्थल, हवा ये सभी है जिसमें कि जीवन संभव होता है, उसको हम लोग बोलते हैं जैवमंडल। पहले हम लोग भूमंडल के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह परपट्टी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों से बना है जिसे जीवन के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो पृथ्वी के ठोस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? भूमंडल बोलते हैं। और ये भूपरपट्टी की चट्टान तथा मिट्टी की पतली परत होती है जिसमें कि जीवों के पोषक तत्व पाए जाते हैं, यानी कि जिसमें कि पेड़ पौधे उगते हैं और जीव उनका पोषण करते हैं। पृथ्वी की सतह 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है: बड़े स्थलीय भाग जिसको महाद्वीप बोलते हैं तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन बोलते हैं। तो पृथ्वी के जो भाग है उसको मुख्य रूप से 2 वर्ग में बांटा जाता है। एक तो जो स्थल वाला पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं महाद्वीप, और जो जल वाला
पार्ट है उसको क्या बोलेंगे, महासागरीय बेसिन। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि विश्व में कितने महासागर है, कितने महाद्वीप है, इसके बारे में। समुद्र जल तल सभी जगह समान है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिससे शून्य माना जाता है। तो जो स्थल की ऊंचाई होता है उसको हम लोग समुद्र तल से मापते हैं। समुद्र तल की जो माप होता है उसको हम लोग शून्य मानते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि जितने भी महासागर है वो आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत या शिखर दोनों एक ही है। तो कौन है, माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितना 8,848 फीट या हाँ 8,848 मीटर। तो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन है, तो माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी है 8,848 मीटर। विश्व का सबसे गहरा भाग, और विश्व का सबसे गहरा भाग है, जिस गहरा भाग को हम लोग गर्त बोलते हैं, तो वो कौन सा है, मेरियाना गर्त, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है और इसकी गहराई कितना है 11,022 मीटर। तो सबसे ऊंचा शिखर पूछा जाएगा तो बोलिएगा माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी है 8,848 मीटर। उसके बाद विश्व का सबसे गहरा भाग तो मेरियाना गर्त होगा, जिसकी गहराई कितनी है 11,022 मीटर। क्या आपने कभी कल्पना किया है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से कितनी अधिक हो सकती है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग महाद्वीप के बारे में पढ़ते हैं कि टोटल कितने महाद्वीप हैं उसके बारे में। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है दोस्तों जीके के लिए। तो जो कि माउंट एवरेस्ट में चढ़ने वाले जो पहले व्यक्ति थे उनके बारे में पढ़ते हैं। न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नोगे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। तो भारत के पहले व्यक्ति कौन थे, तेंजिंग नोगे शेरपा। उसके बाद न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी, ये दोनों 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। जापान की जुको ताइबेई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। और प्रथम महिला कौन थी, तो जुको ताइबेई, जो कि जापान की थी और कब चढ़ी थी 16 मई 1975 को। बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला है, और भारत की पहली महिला कौन है, बछेंद्री पाल, जो कि 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर चढ़ी थी। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, महाद्वीप के बारे में पढ़ते हैं। तो पृथ्वी में कितने महाद्वीप हैं, तो टोटल 7 है। कौन कौन सा, एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। और सबसे बड़ा कौन है, तो एशिया, उस और सबसे छोटा तो ऑस्ट्रेलिया। तो अभी इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप है। ये विस्तृत जल राशि द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। तो महासागर इनको क्या करते हैं, अलग करते हैं। और पहले ये आपस में जुड़े हुए थे पर फिर अलग हुए एक दूसरे से। ये महाद्वीप है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। तो इसको हम लोग चित्र में भी देख लेंगे। विश्व के मानचित्र को देखिए तथा ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। अगर हम लोग विश्व का मानचित्र देखेंगे दोस्तों, तो सबसे ज्यादा स्थल जो है ना उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। तो पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटा जाता है, उत्तरी और दक्षिणी। तो उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीप मतलब स्थल भाग ज्यादा है और दक्षिणी गोलार्ध में महासागर अधिक पाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग एशिया महादेश के बारे में पढ़ते हैं। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, एशिया।
यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला हुआ है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग पाया जाता है और यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में, कौन सा गोलार्ध में है? पूर्वी गोलार्ध। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है और एशिया महाद्वीप से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? अक्षांश रेखा, तो कर्क रेखा। और भारत के बीचों बीच से होकर कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से। तो वो राज्य है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं दोस्तों भारत के बीचों बीच से, जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है। एशिया के पश्चिम में कौन सा पर्वत है? यूराल पर्वत, जो इसे यूरोप से अलग करता है। तो एशिया जो महादेश है उसके पश्चिम में कौन सा पर्वत है? तो पश्चिम में यूराल पर्वत है, जो कि यूरोप महादेश से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहते हैं और जहां पे ये मिला हुआ है एक दूसरे के संपर्क में, उसको क्या बोलते हैं? यूरेशिया महादेश बोलते हैं। आगे हम लोग यूरोप के बारे में पढ़ते हैं। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है और यूरोप और एशिया को मिलकर क्या बनता है? उसके संयुक्त भाग को क्या बोलते हैं? यूरेशिया बोला जाता है। और यूरोप से बहुत छोटा एशिया महादेश है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है। विश्व के मानचित्र पर इसका मानचित्र को देखिए, में इसकी स्थिति का पता लगाइए। तो यूरोप जो है एशिया से बहुत छोटा है और यह एशिया के पश्चिम साइड में स्थित है और इससे आर्कटिक वृत्त होकर गुजरती है और ये तीनों ओर से महासागरों से घिरा हुआ है। तो आगे हम लोग अफ्रीका महादेश के बारे में पढ़ते हैं। अफ्रीका एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो सबसे बड़ा कौन है? एशिया। सेकंड में कौन है? अफ्रीका। विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। तो 0 डिग्री अक्षांश यानी कि विषुवत रेखा, जो कि अफ्रीका महादेश के बीचों बीच से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चित्र 5.1 को देखिए, आप पाएंगे कि यह एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों होकर गुजरती है। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि ऐसा पूछा जाएगा कौन सा महादेश या महाद्वीप है जो जिससे कि तीनों ही रेखा होकर गुजरती है, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। तो वो क्या होगा? अफ्रीका महादेश। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन है? सहारा रेगिस्तान, जो कि अफ्रीका में स्थित है। और ये कहाँ स्थित है? अफ्रीका में। तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ है? अफ्रीका में, और उसका नाम क्या है? सहारा रेगिस्तान। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों से एवं महासागरों से घिरा हुआ है और ये चारों ओर से किससे घिरा हुआ है? समुद्र एवं महासागरों से। आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है और विश्व की सबसे लंबी नदी यानी कि नील नदी वो भी कहाँ से होकर गुजरती है? तो अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए तथा बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो आप लोगों को पता होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा अफ्रीका महादेश के किस किस देश से होकर गुजरती है। आगे हम लोग पढ़ते हैं उत्तरी अमेरिका के बारे में। यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा हुआ है जिसे पनामा संधि कहते हैं। तो उत्तरी अमेरिका जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहला है एशिया, उसके बाद अफ्रीका और तीसरा में उत्तर अमेरिका। और यह दक्षिण अमेरिका से सक्रिय स्थल से जुड़ा हुआ है, मतलब पतला सा स्थल से जुड़ा हुआ है जिसको हम लोग पनामा जल
पनामा स्थल संधि कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। और ये कहाँ पे स्थित है? तो पूरी तरीके से उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप तीनों ओर से महासागर से घिरा हुआ है। और ये तीनों ओर से कहाँ घिरा हुआ है? महासागर से घिरा हुआ है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं दक्षिणी अमेरिका के बारे में। ये चौथा क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा महादेश है। दक्षिणी अफ्रीका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में है। और ये किस गोलार्ध में ज्यादातर स्थित है? तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम कौन कौन से महासागर हैं? इसके पूर्व और पश्चिम में है कौन कौन से महासागर? इसको भी आप लोग जरूर बताइएगा। एक बार आप लोग को मैप में दिखा देते हैं। यहाँ पे आप लोग मैप देखिए, तो इसके पूर्व में है अटलांटिक महासागर और इसके पश्चिम में है प्रशांत महासागर। तो दोनों ओर से, ये तीनों ओर से किससे घिरा हुआ है? महासागर से। तो और ये दो महासागर से घिरा हुआ है, अटलांटिक और प्रशांत महासागर से। आगे हम लोग बढ़ते हैं, विश्व की सबसे लंबी पर्वत शिखर एंडीज इसके उत्तर में स्थित है। और जो उत्तरी गोलार्ध था ना, उसमें रॉकीज पर्वत स्थित है। और दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा पर्वत है? एंडीज। और यह विश्व की सबसे लंबी श्रृंखला वाली पर्वत है, जो उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी? लंबी नदी जब आएगा तो हम लोग बोलेंगे नील नदी। और वही बड़ी पूछा जाएगा तो अमेजन। लंबी तो नील, विश्व में सबसे लंबी नदी तो नील नदी, और विश्व में सबसे बड़ी नदी तो अमेजन नदी। आगे हम लोग ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। तो ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और ये पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागर तथा समुद्रों से घिरा हुआ है। और यह चारों तरफ से महासागरों एवं समुद्रों से घिरा हुआ है, जिस कारण इसको क्या बोलते हैं? द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, और यह दक्षिणी गोलार्ध में है। और ये चारों तरफ से महासागर से घिरा है, जिस कारण से इसको क्या बोलते हैं? द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट है अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ से ढका हुआ है। तो दक्षिणी ध्रुव में स्थित है, जिसके कारण यह सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, जिससे ये क्या है कि ये बर्फ का पूरा, इसमें बर्फ ही बर्फ है। और यहाँ कोई भी नहीं रहते हैं। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत देशों के शोध केंद्र, यहाँ रिसर्च के लिए कुछ कुछ केंद्र बनाए गए हैं। भारत के भी हैं उसमें से। तो उसका नाम है मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री। तो भारत के जो शोध संस्थान कहाँ? अंटार्कटिका में जो स्थित है वो है मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री। तो आज हम लोग परिमंडल, जिसमें कि हम लोग स्थल मंडल के बारे में पढ़ लिए। नेक्स्ट डे हम लोग जल मंडल, जिसमें कि महासागर कितने प्रकार के हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद।